तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक के जरिए बेसिकली हम आज जानने वाले हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो आखिर कैसे हुआ और आखिर वो क्या कारण थे जिनसे भारत में जो है राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं कि ये शब्द की उत्पत्ति पहली बार भारत में हुई, ऐसी जरूरी नहीं। ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। भारत में राष्ट्रवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद, उनके द्वारा सताए जाने के बाद यहाँ के जो लोग थे उनमें राष्ट्र की भावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बलवान हुई है। हालांकि इसके पहले भी बात करें तो कई सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना पहले भी थी, लेकिन जो हम लोग को बेसिकली अपने ओपिनियन के बेसिस पे नहीं चलना है, बुक के हिसाब से चलना है। और इसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रवाद की ये जो राष्ट्रवाद शब्द जो आया है वो बेसिकली 1789 ईस्वी में आया था ये शब्द, यानी कि 19वीं शताब्दी से मात्र कितना 11 साल पहले। और ये जो कहानी, ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो बेसिकली कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। एक्चुअली हो क्या रहा था वहाँ पे? फ्रांस में एक राजवंश का शासन था और वह शासन था हमारा कौन सा? बुर्बो राजवंश। बड़ा ही निरंकुश शासन था। फ्रांस की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी उससे, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जनता ने जब देखा कि इससे बिल्कुल पीछा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसकी तबाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, परेशान लगातार जनता हो रही थी वहाँ पे जो है, आर्थिक नीति से, सामाजिक तौर पर उनका शासन हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की जनता को ना एकदम से एकजुट कर दी और राष्ट्र की भावना उनके अंदर जो है, राष्ट्र के प्रति उनका जो चेतना था वो जागृत हुआ और उन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया? उस शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और फिर ये देखो, वास्तव में अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि राष्ट्रवाद शब्द जो है, राष्ट्रवाद शब्द जो है ये बेसिकली 1789 ईस्वी में आई और सबसे पहले कहां पे आई? फ्रांस में आई। सबसे पहले ये जो आया कहां पे आया? फ्रांस में आया। और फ्रांस में आने के बाद बेसिकली ये कहां फैला? यह फैला बेसिकली पूरे यूरोप में। और उस समय यूरोप का एक कंट्री था, यूरोपियन कंट्री थी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुई एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे व्यापार करना था। वो कंपनी जो है जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई तो इसके जरिए ये कहाँ पे आई? भारत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? 1789 में हुई। कहाँ से हुई? फ्रांस से। फ्रांस से फिर कहाँ पे आई है? यूरोप से। फिर ये कहाँ आई? भारत में। भारत में आते आते इसको लगभग जो है 1800 कुछ वर्ष लगे थे, जो है 1800 कुछ वर्ष में जो है भारत में आई थी। उससे पहले भारत में नहीं थी ये चीज़। जो है भारत छोटे छोटे प्रांतों के रूप में बटा हुआ था और वहाँ पे बेसिकली होते थे उस प्रांत के उसके सूबेदार, उस सूबा का जो है मुखिया होता था, हेड होता था, जिसको बेसिकली या नवाब बोलिए या फिर कोई बोलिए, इस तरह से जो है एक पद होता था जो बेसिकली उसको देख रेख करते थे। आपको पता होगा भारत बेसिकली जो है जब छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में जब बटा हुआ था, तो सभी जगहों के, सभी राज्यों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। और ये लोगों का जो है अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर शुरू से ही एक आपस में मनमुटाव रहा है, आपस में झगड़ा रहा है, जिसका फ़ायदा बेसिकली सबसे पहले तो तुर्कों, अरब और मुग़लों ने उठाया ही, और बाद में फिर इसका फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ों ने फ़ायदा ऐसा वैसा नहीं उठाया। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो बेसिकली व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई और भारत में आकर वह क्या करने लगी? भारत के ही लोगों पर शासन। कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे ना बेटा, तो बस मुट्ठी भर थे। अगर एक एक थप्पड़ भी चमाट मारता ना, जिसमें अंग्रेज उतर रहे थे कालीकट पे, तो एक एक थप्पड़ भी मारता ना अंग्रेज को, तो अंग्रेज उल्टे पांव भागते वहां से। लेकिन नहीं, हम लोगों ने जब अंग्रेज आ रहे थे ना तो खड़े होकर देख रहे थे, वाह आए हैं, गोरे गोरे लोग आए हैं, है ना। तो एक अलग सा मतलब हम लोग को फीलिंग आ रहा था, अच्छा वाला फीलिंग आ रहा होगा जो उसमें के लोगों को। वो लोग शायद पहले कभी देखे नहीं थे ऐसे लोग। उन लोगों को लगा कि बड़े अच्छे, अरे मेहमान है हमारे, जो है आने दो। और फिर क्या, हमने खुशी खुशी उनको सब कुछ दिया। और बदले में पता है क्या किया उन्होंने? जब अंग्रेज के राजकुमार की शादी हो रही थी पुर्तगाल के राजकुमारी से, तो दहेज में बम्बई दान दे दिया, ले लो, तुम्हारे बाप की जागीर ऐसे समझ लिया था अपने आप को जो है। अंग्रेज पुर्तगाली, चूंकि अंग्रेज से पहले तो पुर्तगाली आए हुए थे, तो पुर्तगालियों का जो मतलब पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह किससे हुआ? इंग्लैंड के
राजकुमार से। किन से? चार्ल्स द्वितीय। उससे जब विवाह हुआ तो पता है पुर्तगाली लोग जो है, चूंकि अंग्रेज से पहले आए हुए थे यहाँ पे और पहले से ही शासन कर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेज के जो इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनको दहेज के रूप में दे दिया बंबई, एक बड़ा क्षेत्र कि आप बंबई को रख लीजिए। अब चार्ल्स द्वितीय सोचो इंग्लैंड में रहने वाला, वो बंबई का क्या करता? तो वो देखा कि वहाँ पे इंग्लैंड का एक कंपनी है जो बेसिकली व्यापार कर रही है भारत में, तो उसने क्या किया, 10 पाउंड का जो है वार्षिक किराए पर दान में दे दिया, उसको दे दिया। किसको? अंग्रेज को। और बोला भैया तुम इसको यूज़ करो और बाद में हमको पैसा दे देना। मतलब देश हमारा, जगह हमारा, और दान में कौन दे रहा है? पुर्तगाली। किसको दे रहा है? अंग्रेज को। ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन उसके बावजूद भी घटना पूरा चल रही है। गजब सिचुएशन चल रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे आपस में क्या थी? फूट थी। और इसीलिए अंग्रेज इतने दिनों तक शासन कर पाए यहाँ पे जो है। बात समझ रहे हो ना? तो अंग्रेजों का जो निरंकुश शासन का प्रणाली जो चल रहा था, जो निरंकुश शासन का तरीका चल रहा था, इसने क्या किया, यहाँ के लोगों की जो चेतना थी, यहाँ के लोगों का जो स्वाभिमान था, यहाँ के लोगों का कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति जो भावना थी, वो एक बहुत ही मतलब स्ट्रांगली जो है बिल्डअप हुई। और अब लोग जो है भारत को एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत को माँ समझने लगे, और इनसे उनका लगाव हो गया। और नतीजन क्या हुआ पता है? जिसका नतीजा ये हुआ कि अब वो भारत के लिए, यानी कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। तो एक बहुत ही कॉमन सा चीज आता है, सबसे पहला सवाल तो आपको यही आएगा कि सर आपने राष्ट्रवाद के बारे में इतनी सारी बातें की, आप इंग्लैंड गए, आप पुर्तगालियों के बारे में बताए, लेकिन आपने ये बताया नहीं सर राष्ट्रवाद होता क्या है। तो बेटा राष्ट्रवाद बहुत ही सिंपल सी चीज है। राष्ट्रवाद के अगर शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद का एक शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है हमारा राष्ट्र का प्रति, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी कि इमोशंस जिससे जुड़ जाता है ना, हमारी जब फीलिंग किसी से जुड़ जाती है तो हमको क्या लगता है ना कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि भारत में राष्ट्रवाद शब्द जो है ये राष्ट्र के प्रति हमारा उसी प्यार को दर्शाता है जो प्यार क्या है, हम अपने परिवार के मेंबर से करते हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछें, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें हम आपसे कि अगर आपके अभी परिवार को कोई गाली दे दे, आप भिड़ जाओगे मारने पीटने के लिए? भिड़ जाओगे? क्यों भिड़ गए? क्योंकि आप अपने परिवार के मेंबर से क्या कर रहे हो? प्यार कर रहे हो, उनका केयर करते हो, आप उनकी फिक्र रहती है, उनकी चिंता होती है आपको, आप मानते हो उनको। और ऐसे में कोई अगर गाली गलौज कर दे, एकदम से मुंह फोड़ देंगे मार्केट में तुम्हारा, नहीं कैसे बोला रे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा करता है तुम जो है। राष्ट्र के प्रति जब ऐसा ही भावना हमारे अंदर आ जाए, राष्ट्र के प्रति हमारा ऐसा ही फीलिंग जब आने लगे अपने देश के प्रति, तो फिर हमारे देश को कोई गलत बोल देगा, छोड़ देंगे, थोड़ देंगे पकड़ के उसको जो है तुमसे वहीं पे। तो ये फीलिंग भारत के लोगों में जो है जागृत करना बहुत जरूरी था। और इसका जिम्मा उठाया था किसने? यहाँ के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने, यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ के जो राइटर्स थे उन्होंने, लेखक जो थे यहाँ के जो है, पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जा जाकर नुक्कड़ नाटक सभा कर करके उन्होंने बेसिकली क्या किया, लोगों को जागृत किया कि उठो भैया, राष्ट्र के बारे में सोचो, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तुम कर क्या रहे हो। और तब जाके यहाँ के लोग क्या हुए, यहाँ के लोगों को भी लगने लगा कि नहीं ये चीज सही है। और फिर उन्होंने देखा ना कि अंग्रेजों का क्या क्या चल रहा था कहानी, अंग्रेज किस तरीके से परेशान कर रहे थे यहाँ के लोगों को। ये सब चीजें जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस चीज को फील किया, तब लगा कि नहीं ये बात तो सही है, देश हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन लूट कौन रहा है, ले कौन रहा है, मलाई कौन खा रहा है, अंग्रेज। तो इस चीज को लेकर ना यहाँ के लोगों में एक रोष वाली भावना जगी, मतलब गुस्सा आया, एंगर आया कि सब कुछ हमारा तो फिर तुम क्यों, है ना। और इसलिए जो है इसके वैसे तो कई सारे कारण हैं, हम एक एक करके सभी कारणों पे चर्चा करेंगे। देखिए यहां पे दिया हुआ है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण की अगर मैं बात करूं तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय विभिन्न शक्तियों और कारणों के संयोग से हुआ है। ठीक है, विभिन्न शक्तियों मतलब देखो, हमेशा से ही एक संतुलन की अवस्था बनाए रखने का प्रयास शुरू से किया गया है। मतलब संतुलन की अवस्था क्यों? अगर सामने कोई ताकतवर है तो इधर से भी कोई ना कोई एक ऐसा होता है, या तो संगठित हो या फिर कोई अकेला हो, जो बेसिकली इसको मेंटेन करके रखता है। अंग्रेज जब यहाँ पे थे तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने आप को वो जो है सुप्रीम समझने लगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत में भी इससे पहले, उनके आने से पहले यहाँ पे कुछ शक्तियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी।
अंग्रेज आने के बाद क्या किया, उन सारी शक्तियों को अपने अंदर कर लिया, उनके अधिकार छीन लिए। तो अब तुम ही सोचो कि तुमको सारे अधिकार हम दिए हुए हैं, सारे प्रिविलेज दिए हुए हैं, और सडनली तुमसे वो सारे अधिकार छीन लें, तो तुम्हारे नज़र में तो हम विलेन हो गए। तो ऐसी जो शक्तियां भारत में थी, जो ताकतवर थे, जो रियासतें थी, और इन रियासतों का पावर छीन लेने के बाद वो रियासतें बिल्कुल इनके अगेंस्ट हो गई थी। ठीक है, ऊपर से ये लोगों का शोषण यानी कि अत्याचार का जो तरीका था वो तो रुक ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अब इसके कारण समस्या लगातार बढ़ते जा रही थी। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे जो बेसिकली भारत में आए थे। अंग्रेज से पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे आने वाले जो थे वो कौन से थे पता है? पुर्तगाली लोग थे। सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली लोग थे। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा, है ना? वास्को डी गामा जब भारत आया था तो बेसिकली मुख्य उद्देश्य उसका व्यापार था, लेकिन व्यापार के बाद बेसिकली उसने क्या किया, यहाँ पे व्यापार के लिए जब आया यहाँ पे, तो यहाँ से जब वो सामान, यहाँ से मसाले वगैरह लेके गया, तो लगभग 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब इस बात की खबर जब वहाँ के लोगों को लगी ना, तो एकदम से वो लोग पागल हो गए। अब उनको लगा कि यहाँ पे व्यापार करना सबसे ज़्यादा सही है, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे पूरा तरह से मतलब पुर्तगाली कंपनी जो है बनाई, और उसके बाद उनको एक छत्र अधिकार का क्या, एक छत्र व्यापार का क्या किया, मतलब राइट लिया, और फिर यहाँ आ गए। पुर्तगाल के बाद, पुर्तगालियों के बाद फिर यहाँ पे और कौन आए? पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये सब लोग बेसिकली आए। डच बोलते हैं बेसिकली, जो हॉलैंड के निवासी हैं उनको डच बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे। कंपटीशन हो गया था एकदम से, भारत लग रहा था इसे सोने की चिड़िया, एकदम से इसको जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना जल्दी जल्दी। मुनाफा सब कमा रहे थे सिवाय किसके? यहाँ के भारतीयों को छोड़कर। कोई दहेज में दे रहा है, कोई अपने से कोई सेना बना लिया है, सुरक्षा के नाम पे जो है लूट रहा है, हर तरह से चल रहा था कहानी। बड़ा ही बेदर्द कहानी था एकदम से सबका। अब यहां पे आइए, सबसे पहला कारण के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या था कि अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है वो असंतोष की भावना थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सब समझिएगा और इसको जानिएगा। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति का शोषण का शिकार देसी राजवाड़े हुए थे। देखिए, हम पहले बताए थे कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे रियासतें थी, और इन रियासतों के जो मालिक थे वही थे बेसिकली अपने क्षेत्र के सबसे बड़े लोग, और यही बेसिकली यहाँ पे रूल करते थे। तो इनका जब दमनकारी नीति हुआ तो इसका शिकार जो देसी राजवाड़े थे वो हुए, साथ में तालुकदार हुए, महाजन हुए, कृषक हुए, मजदूर हुए, मध्यम वर्ग के सभी बने। मतलब शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो बचा होगा इनसे, जो है सबको परेशानी हुई। जितने भी लोग थे उन सभी को क्या हुई? परेशानी हुई। अब सोचो, इतना परेशानी झेलने के बाद किसी का भी कुछ मन में गुस्सा आएगा, किसी न किसी के मन में, और अगर उसको अगर हवा मिल जाए तब ये गुस्सा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एक सिंपल सा एग्जांपल समझो बेटा, नींबू को जब हम निचोड़ते हैं ना बेटा, नींबू को जब निचोड़ते हैं तो एक लेवल तक निचोड़ने तक ना उसमें टेस्ट उसका बड़ा अच्छा रहता है, खट्टा खट्टा। अब उसको ज़्यादा निचोड़ दोगे तो टेस्ट क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। अंग्रेज जब तक निचोड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, यहाँ के लोगों को फील नहीं हुआ, लेकिन जब पूरा निचोड़ दिया तो अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों के लिए क्या हो गया? उसी तरह से कड़वा हो गया एकदम से जो है। अब ये चीज़, क्योंकि देखो किसी वर्ग को छोड़ा, देखो अपर क्लास को भी ले लिया, तालुकदार जो थे उनको भी ले लिया, महाजन था उनको भी ले लिया, जो कृषक थे उनको ले लिया, मजदूर, मध्यम वर्ग, सब। ठीक है, इन सब के अलावा जो पूंजीपति वर्ग था ये भी सरकार की भेदभाव की आर्थिक नीति से क्या था? असंतुष्ट था। तो कोई भी वर्ग अंग्रेजों की नीति से बिल्कुल संतुष्ट था नहीं। ऐसे कंडीशन में जाहिर सी चीज है कि ये सभी अंग्रेजी शासन को अभिशाप मानकर इसका क्या करना चाहते थे? खत्म करने का मन बनाने लगे। मतलब अब धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे? एकजुट हो रहे थे। किसके लिए? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो पहला कारण क्या हो गया हमारा? अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है क्या करेंगे, इसको घर पे जाके नोट्स के रूप में इसको बनाएंगे और फिर याद भी करेंगे इसको, जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट चलते हैं। सेकेंड में था हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब ये जुड़ा हुआ किससे? फाइनेंशियल चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी से। देखो, कोई भी आदमी जो है वह मतलब वो जो है 4 दिन तक 5 दिन तक भूखे नहीं रह सकता। बात समझ रहे हो ना? पैसा जो है इंसान का बहुत ही मूलभूत चीज़ों में से एक है। बात समझ रहे हो ना?
आदमी बोलता है ना कि रोटी, कपड़ा और मकान ये 3 मूलभूत चीज़ें हैं। बेटा इसमें पैसा को, अगर पैसा नहीं रहा तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आर्थिक नीति पर जब यहाँ के लोगों का शोषण होने लगा ना, तो लोग पूरा परेशान हो गए यार। आखिर तुम ही सोचो कि तुम मान लेते हैं कि तुम पूरा मेहनत अपने खेत पे करो, अनाज उपजाओ, लागत लगाओ, पूंजी लगाओ, मेहनत करो, पूरा परिवार उसमें खटो, और जब फसल लेने की बाजी आई तो कोई 3/4 उठा के तुम्हारा ले जाए, 10 किलो में से 7 किलो, 7.5 किलो वही ले जाए, आपको अच्छा लगेगा? 5 ही किलो ले जाएगा, अच्छा लगेगा? अंग्रेज यही तो कर रहे थे। सारे फसल उपजाए कौन? किसान, और उसका फसल उठाए कौन ले जाए? अंग्रेज, लगान के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या कर रही थी? बहुत परेशान कर रही थी। देखिए क्या था, अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति भारत में कच्चे माल का इंग्लैंड में आयात करने और इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का भारत में निर्यात करने की थी। देखिए भारत में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे मसाले वगैरह का जो व्यापार होता है, मसाले वगैरह यहाँ पे अच्छे खासा होता है। आप चले जाइएगा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मसाले मिलेंगे। मसाले में समझते हो ना, ये मसाला नहीं, कौन सा? लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़। अरे जिसको पूरा बढ़िया से छौंक मार के बनाते हो, उसका महक से एकदम से पता चल जाता है आज कौन सा सब्जी बनने वाला है। ठीक है, तो इंग्लैंड लोग, इंग्लैंड जो अंग्रेज थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि भारत से जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, उसको ले आते थे कहाँ पे? इंग्लैंड। और वहाँ से बेसिकली क्या करते थे, उनको जो बेचना होता था उसको लेके यहाँ पे आते थे। ठीक है, आयात निर्यात की जो प्रणाली थी वो बड़ी खतरनाक थी। कारण क्या था कि देखियो, अगर व्यापार हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। आप सोचोगे सर ये तो बढ़िया है ना सर, यहाँ की चीज़ें वहाँ जा रही है, वहाँ की चीज़ें यहाँ आ रही है, तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन सोचो यहाँ की चीज़ों का अगर उचित दाम ना मिले तो फिर ये कैसे है? जैसे मान लेते हैं तुमने एक फसल लगाई, धान लगाया, और धान का लागत तुम्हारा निकल के आया 25 रुपया, या फिर मान लेते हैं लागत नहीं, चावल बनाने का पूरा लागत तुम्हारा 25 रुपया आया, हम उसको खरीद रहे हैं 15 रुपया में, तो बोलो तुम्हारा मुनाफा या लाभ है? मतलब मुनाफा या घाटा है? घाटा है। तो तुम क्यों बेचोगे चावल को? नहीं चाहिए तुमको ऐसा व्यापार। अंग्रेज यही तो कर रहे थे। आप पढ़ोगे आगे जाके कि नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे जमीनों पर जो है। अभी गांधी युग आएगा इसी में, तो उसमें बताएंगे आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अंग्रेज क्या करते थे? जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं खेतों पर, आपको करना पड़ेगा, नहीं कैसे कीजिएगा। और नील की खेती जो है बड़ी खतरनाक होती थी। ये जमीन को क्या कर देती थी? बंजर कर देती थी, बैरन लैंड में बदल देती थी। जो पूरी तरह से जमीन जो है वो बंजर हो जाती थी। अब बंजर जमीन पे कुछ उगेगा, और उसके बाद क्या हो ना कि चलो भैया अपने जमीन को भी 4 साल 5 साल अगर उगा रहे हैं तो बंजर हो रही है तो कोई बात नहीं, हमको पैसा तो उसका मिल रहा है ना सही से, हम अगली बार दूसरा फसल उगाएंगे। नहीं, ये नहीं कर सकते हो आप। आपको पैसा भी हम वही देंगे जो पैसा हमने डिसाइड किया है, जो अमाउंट हमने डिसाइड किया है वही पैसा आपको जो है मिलेगा। तो ऐसे में बताइए किसान का जो है वो शोषण हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। और इसी शोषण के विरुद्ध जो है वो सारे किसान लोग हो गए थे जो है। ठीक है, और किसान ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो पूंजीपति लोग थे वो भी इसके विरुद्ध थे, जो व्यापारी समूह यहाँ पे था वो भी इसके विरुद्ध था। तो ये आर्थिक नीति क्या था? सीधा सीधा इस नीति से भारत के उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट हो गए। अब वो सस्ता में खरीद रहा है, अंग्रेज लोग सस्ता में खरीद रहा है तो सस्ता में बेचेगा। भारत के व्यापारी लोग जो खरीद रहे हैं उनको तो उसी दाम पे मिल रहा है, थोड़ा महंगा में, तो उनको लागत ही ज़्यादा पड़ रहा है, तो सामान को कम दाम में कैसे बेचेंगे? तो इससे यहाँ के उद्योग क्या हो गए? पूरी तरह से नष्ट हो गए। नतीजन उद्योग नीति जो है पूरी तरह से भारत की क्या हो गई? चरमरा गई यहाँ के भारतीयों की जो है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत से धन का निष्कासन हुआ। निष्कासन बोलिए, पलायन बोलिए, पूरी तरह से सारी धन संपदा यहाँ से कहाँ जा रही थी? इंग्लैंड जा रही थी। इसीलिए बोलते हैं ना कि भारत जो है सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चिड़िया जो है वो सोने का पंख लगा के उड़ रहा है ऐसे करके, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सोने की चिड़िया का मतलब यहाँ की संपन्नता से था कि भारत एक बहुत ही संपन्न देश हुआ करता था, जहाँ पे धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, खजाने भरे पड़े थे। किसान के खेतों में लहलहाते जो फसल थी वो यहाँ की असली संपत्ति थी। लोग खुश थे। आपने क्या किया? आपने उसको पूरी तरह से लूट लिया। तो भारत सोने की चिड़िया मतलब भारत में सोने की चिड़िया मिलती नहीं थी, बल्कि ये आर्थिक रूप से बहुत ही क्या था? समृद्धशाली देश था। और उसको क्या किया? अंग्रेजों ने पूरी तरह से लूट के खत्म कर दिया। तो भारत से धन का निष्कासन हुआ, जिससे भारत में क्या चीज बढ़ी? गरीबी बढ़ी। गरीबी बढ़ी मतलब आज के नेताओं का जो है क्या मिला? मुद्दा गरीबी हटाओ, है ना? गरीबी कब का लाया गया? भैया अंग्रेजों के समय का लाया गया।
इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई एवं राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ। जब लगने लगा कि भैया हमारा सारा पैसा लूट के ले जा रहा है तो कैसे रोकेंगे, तो मेरा गया तो तुम्हारा भी गया ना जी, तुम्हारा गया उसका गया। लोग धीरे धीरे सामूहिक रूप से एकजुट होने लगे। उनको लगने लगा कि नहीं, अब क्या करना है, अब एक साथ होना है और किसके विरुद्ध चलना है, अंग्रेजों के विरुद्ध चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। कहते हैं 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर दी। वह भी अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस एवं यूरोप की अन्य महान क्रांतियों से परिचित हुए। देखिए, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अंग्रेज आए, अंग्रेजी थोप के चले गए। एक बात बताओ बेटा, मेरे ऐसा नहीं कि हिंदी को हम नहीं मानते, हिंदी हमारी भी मातृभाषा है, हम भी हिंदी को मानते हैं, है कि नहीं, लेकिन अंग्रेजी का उस समय भारत में आना बहुत ज़रूरी था। देखो, सबसे पहले तो अंग्रेजी जानने से हमें दुनिया के जितने भी तरह के लिटरेचर हैं, जितने भी तरह के बुक हैं, उसको पढ़ने का क्या हो गया, मौका मिला हमें जो है। अब सोचो, अगर आपको बोले कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो क्या आप देश विदेश के जो पत्रिकाएं हैं, जो बुक्स हैं, उनको आप पढ़ पाओगे? जो जनरल है उनको पढ़ पाओगे? आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं है। और वो लोग हिंदी में क्यों लिखेंगे, वो अपनी भाषा में लिखेंगे। तो देश विदेश की भाषाओं की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है हमें जो है। और अंग्रेजी चूंकि एक बेसिकली ग्लोबल लैंग्वेज था, जो उस समय कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था। तो जब लोग अंग्रेजी भाषा को सीखना शुरू किए तो इससे उनको फ़ायदा क्या मिला, वो देश विदेश की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो चल रही थी, उसका जो प्रकाशन जो है वो मैगजीन वगैरह में होता था, समाचार पत्रों में होता था, उसको पढ़ने का क्या मिला, इनको मौका मिला। और इसके ज़रिए वो समझ गए कि भैया हम कैसे इससे निकल सकते हैं, क्या क्या तरीके वो अपना रहे थे उन सारी चीज़ों का। तो इनको मिला रूसो का सपोर्ट, वाल्टेयर, मेजनी, गैरिबाल्डी, इन सभी दार्शनिक एवं क्रांतिकारियों के विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा और वह भी अब स्वतंत्रता, समानता एवं नागरिक अधिकार के प्रति क्या होने लगे, सचेत होने लगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आपने किसके बारे में पढ़ा था? याद नहीं है? अरे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो उसमें प्रमुख रोल में कौन थे? या इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो उसमें प्रथम रोल, उसमें मेन कौन कौन से ऐसे लोग थे जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे? मेजनी वगैरह किए थे ना, हाँ, बिस्मार्क की भूमिका थी ना। तो ये सारे लोग आखिर अपने थॉट को लिखते थे ना, इनके थॉट्स को जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता था, इनके आर्टिकल छपते थे। और इसके आधार पर जब लोगों को पढ़ने का मौका मिला इनको, तब ना समझ पाए बेसिकली कि करना कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, कोई भी चैप्टर का लिंक होता है दूसरे चैप्टर से, तो आपको सारे चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जब जैसे गैरिबाल्डी, वाल्टेयर, मैजनी, रूसो, जब इन्होंने पढ़ा तो बेसिकली क्या हुआ, इनको समझ में आने लगा कि भैया राष्ट्र के प्रति जब तक सब एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हो सकता है। और इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग क्या होने लगे, एकजुट होने लगे। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, मध्यम वर्ग का उदय। देखो, इसमें मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और प्रशासन से जुड़े लोग थे। प्रारंभ में जो है शुरुआती तौर पर जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे उन सबका पता है क्या मकसद था, वो सब बेसिकली अंग्रेजी शासन में जुड़े हुए थे, कुछ ना कुछ पद पर थे, नौकरी कर रहे थे। देखो, मिडिल क्लास फैमिली का हमेशा से एक समस्या रहा है, वह अपना स्टैंडर्ड ना तो बहुत ज़्यादा लो कर सकता है, ना ही ज़्यादा हाई कर सकता है, लेकिन हाई करने की कोशिश में ज़रूर रहता है। ये हाई नहीं, हाई अप, ऊंचा करने के चक्कर में क्या हो गया, वो लगातार पिसते रहता है एक चक्की में जो है। तो शुरुआती तौर पर मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो बेसिकली अंग्रेजी प्रशासन से ही जुड़े हुए थे। प्रारंभ में ये सरकारी नीतियों के हिमायती थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी दृष्टिकोण में बदलाव आया और समानता एवं स्वतंत्रता का पक्षधर बनकर सरकारी नीतियों का फिर ये विरोधी बन गए जो है, और विरोध करने भी लगे, जो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को जागृत करने का काम किया। देखो, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, इनका उठना बैठना जुड़ाव इनका सभी वर्ग के लोगों से होता है। ठीक है, प्रशासनिक तौर पर ये शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ जो ये काम कर रहे थे, तो उस तबके में भी इनका दबदबा था, दबदबा नहीं कह सकते हैं, जान पहचान कर सकते हैं। और निचले तबके में भी क्या था, इनका दबदबा था। दोनों का कॉकटेल मिलकर क्या किया, इनको दोनों के बीच का एक लिंक बना दिया। और जब ये समझ गया कि अंग्रेज हमारे लिए सही नहीं है, तो अपनी बातों को ये क्या, अपने से नीचे के लोगों को जो थे
जो इनसे लो कैटेगरी में थे, उनको समझाने में क्या हो गया, ये कामयाब हो गए। और इस तरीके से बेसिकली क्या हो गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां हमारा क्या हो गया, बनता गया। और अंग्रेज के खिलाफ जो विद्रोह की भावना हमारे अंदर पनप रही थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी और बढ़ने लगी। अब साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान देखो, किसी भी तरह के एक्टिविटी में, किसी भी तरह का अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें दो प्रमुख चीजें भाग लेती है। आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उस समय सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो क्या था, उस समय था समाचार पत्र और क्या था, साहित्य, ठीक है। प्रेस चलता था, क्या चलता था, प्रेस। और प्रेस में बेसिकली पत्रिका और समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। अंग्रेज इस बात को जानते थे और शायद यही वजह है कि आप देखिएगा, आगे जाके पढ़िएगा इसी चैप्टर में, कि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके जरिए बेसिकली उन्होंने क्या किया, प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया। आप सोच रहे होंगे सर प्रेस